2020 में हमें मिला एमपीएनआरसी एक डोमेन कि हमारे दिन के सब्सक्राइबर गेन हो रहे थे 1-2 लाख, और मेरे ख्याल से करंटली लगभग 2 करोड़ सब्सक्राइबर होंगे। अभी रिसेंटली एमपीएनआरसी थोड़ी डाउन हुई, तो आप अर्निंग एंड ट्रैफिक को कंसिस्टेंस कैसे रख रहे हो? जब एमपीएनआरसी डाउन हुई थी 18 नवंबर को, वो दिक्कत नहीं थी कि ट्रैफिक वाला कोई समस्या हो। हाँ, ये है कि एमपीएनआरसी जैसा तो ओडीएनईआर जैसा कोई भी एक्सपर्ट इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी डोमेन नहीं आई है कि उन्होंने उस लेवल पे कमाया। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। वो हैं ब्लॉगिंग जगत के एक जाने माने चेहरे एमपीएनआरसी के फाउंडर। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी ब्लॉगिंग जर्नी के बारे में और जानेंगे कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस एक्साइटिंग एपिसोड में। अगर आप ब्लॉगिंग में हैं तो आपने एमपीएनआरसी का नाम तो सुना ही होगा, तो आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि उनके लेवल पर चीजें कैसे काम करती हैं। हाय जी, अपने बारे में आप थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं। एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग में लगभग 12-13 साल से हूँ, और हमने अलग अलग निशेस पे अलग अलग टॉपिक्स पे ब्लॉगिंग की है, अलग अलग प्रकार की ब्लॉगिंग करी है। उसमें जैसे आपका इवेंट ब्लॉगिंग भी था, निश ब्लॉगिंग भी था, और न्यूज़ वेबसाइट्स वगैरह भी हमने रन किए। और 2020 में हमें मिला एमपीएनआरसी एक डोमेन, जो कि मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के एक्सपायर्ड डोमेन थे। तो उस पर जो हमने काम स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया। क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे ट्रैफिक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में? तो चैलेंज ये आ रहा था कि जैसे किसी भी हम अगर प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे, तो पुश नोटिफिकेशन वाले प्लेटफॉर्म पर, तो वो हमें एक लिमिट प्रोवाइड करवा रहा था कि जैसे कि स्टार्टिंग में तो 1 सिग्नल था, तो 10 लाख लोगों के पास आप पुश कर सकते थे, आपके उससे ऊपर आपको पेड प्लान लेना पड़ता था। फिर उन्होंने घटा के 30,000 ही कर दिया। अब 30,000 में किसको पुश करें किसको नहीं है, क्योंकि हमारे दिन के सब्सक्राइबर गेन हो रहे थे 1-2 लाख, क्योंकि ट्रैफिक बहुत आया था। एमपीएनआरसी की थोड़ी ट्रैफिक डाउन हुई रिसेंटली, ऐसा क्यों? अभी तो उसका ये हुआ कि एक अपडेट आया था। अच्छा। आई थिंक 2021 में आया था, और 18 दिसंबर को। तो उसमें एमपीएनआरसी का 30% ट्रैफिक रह गया था, 70% डाउन हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद से फिर हमने दूसरी वेबसाइट स्टार्ट करे, उनमें अच्छा परफॉर्म हुआ। वो है कि एक बार आपको एक रास्ता मिल जाता है तो फिर आप कुछ ना कुछ इसमें करते ही रहते हैं। तो अभी फिलहाल एक्सपायर डोमेन में ही काफ़ी चल रहा है। आपको लारापुश के बारे में कैसे पता चला? मेरी अलग अलग लोगों से बात हो रही थी, और फिर मुझे पता लगा कि लारा पुश एक्चुअली उस टाइम लॉन्च ही हुआ था। तो मुझे पता लगा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सेल्फ होस्टेड अपना पुश पैनल बनवा सकते हैं। तो मेरी बात हुई थी, रितेश जी से बात हुई थी, और फिर बातें चली कि कैसे क्या होगा क्या नहीं। तो मेरे सर्वर पर ही मेरा खुद का फायरबेस है, सब कुछ है, तो उससे हमने सब्सक्राइबर गेन किए, और मेरे ख्याल से करंटली लगभग 2 करोड़ सब्सक्राइबर होंगे। तो इस तरह से मैं लारा पुश से जुड़ा था। उसके बाद समय समय पर अच्छे अच्छे अपडेट्स आते रहे, काफ़ी चीज़ें। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है लारापुश के साथ? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, टोकन अच्छे कलेक्ट हो रहे हैं, और मेन चीज़ तो देखा जाए तो सपोर्ट का रहता है कि सपोर्ट फ़ोन पर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, अगर आप ईमेल करते हैं तो भी अवेलेबल है। तो मेन चीज़ ये होती है कि कभी भी आपको प्रॉब्लम 10 आ जाए कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 10 प्रॉब्लम आ गई और 10 के 10 बार आपका कोई फ़ोन उठा रहा है तो वो चीज़ बेटर है। तो प्रॉब्लम्स ऐसा है तो कोई आई नहीं, लेकिन सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से हमें पता चला कि आपने रिसेंटली दूसरे पुश नोटिफिकेशंस भी ट्राई आउट किए। आप बताना चाहेंगे क्यों? एक्चुअली था ये, हाँ, जैसे कि एक ही मैंने लारापुश के अलावा एक ही ट्राई किया था, आईजू 2 मैंने इसलिए ट्राई किया क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि एक्चुअली मैं बताता हूँ कि पहले आईजू के बारे में सोचा था, दूसरा ढूंढा क्या। अच्छा। तो वो हुआ ये कि बीच में कि मेरी कुछ कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हो गई थी वेबसाइट्स में, और उसके कारण मेरे टोकन कम कलेक्ट हो रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि क्या पता पैनल में ही कोई दिक्कत हो या नहीं है। पैनल बार बार चेक किया गया, सपोर्ट ने बताया कि सब कुछ अच्छा है, फिर भी मेरे टोकन अच्छे से कलेक्ट नहीं हो रहे। लेकिन दिक्कत थी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे स्विच करके देखना चाहिए, क्या पता किसी दूसरे नेटवर्क पर अच्छे टोकन कलेक्ट हो जाएँ। तो तब मैंने जब बात करी तो एक दोस्त ने बताया कि आईजू के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप टोकन पे भी कोई लिमिट नहीं है, आपके सेंडिंग क्या बोलते हैं, पुश भी कितना भी कर सकते हैं, कितनी नोटिफिकेशन पर डे पुश कर सकते हैं। और एक और चीज़ है उसमें कि आपको पैसा भी मिलेगा। तो पैसे का लॉजिक तो मुझे लगा यार सही है, टोकन भी कलेक्ट हो रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है।
लेकिन उस टाइम पे जो अपना एक ब्लॉगर वाला जो दिमाग रहता है, जो डिजिटल मार्केटर वाला दिमाग रहता है, वो दिमाग नहीं बिल्कुल। लगाया गया कि पैसा दे रहे हैं तो किसी काम से दे रहे हैं, कुछ तो वो लेंगे ही। तो वो चीज़ मुझे बाद में रियलाइज हुई कि जब मैंने कल यूज़ किया, मैं काफ़ी सब्सक्राइबर वगैरह गेन हो गए, कि जैसे ही आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके सब्सक्राइबर को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, डेली 2, 3, 4 नोटिफिकेशन जो भी वो करते हैं। वो अपने स्पॉन्सर्ड नोटिफिकेशन भी भेजते हैं, राइट? हाँ, वो अपना मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, उसमें से कुछ कमीशन हमें दे रहे हैं। इवेंचुअली है तो कुछ तो हमारा ही है। मोनेटाइजेशन का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है आपका? नहीं, मोनेटाइजेशन ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है कि वो आपको कुछ परसेंटेज दे रहे हैं, तो 30 दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं, वो मुझे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं, शायद उन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं किया होगा। लेकिन ये चीज़ देखिए ना कि आपका पर्सनल पैनल है, उससे कोई और पुश कर रहा है, और वो भी कैसे पुश कर रहा है कि मिसलीड ही पुश करेगा, वो कुछ अच्छा पुश नहीं करेगा। मिसलीड में क्योंकि उनके ज़्यादा क्लिक आएंगे, ज़्यादा उनका एंगेजमेंट रहेगा, लेकिन अगर आप मिसलीड कर रहे हैं तो आपके सब्सक्राइबर बेस भी धीरे धीरे करके पीछे अपना स्टार्ट हो जाता है, अनसब्सक्राइब कर जाते हैं बिल्कुल। लोग। तो वो जो रेशियो था वो बहुत तेज बढ़ रहा था, कि बहुत जल्दी जल्दी लोग भाग रहे थे पैनल छोड़ अच्छा। के। फिर वो पता लगा कि ऐसा ऐसा है। तो अभी लाराकुस का मेरा देखें तो लगभग 2.5-3 साल से सब्सक्राइबर बेस है वहाँ पे, अभी भी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि 6 महीने वाला बेस भी लगभग इनएक्टिव होने वाला है, क्योंकि वो तो डेली कुछ कर ही रहे हैं, मैं अभी देखी तो भी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि जो मिसलीड है, तो उससे हमें तो कोई गेन है नहीं। हाँ, वो है कि आपको भाई थोड़े पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो तो आप खुद पुश करोगे तो आपको बेटर मिलेगा। वहाँ से 30-40% कमीशन लेने से अच्छा अपना खुद को 100% अपनी वेबसाइट पर पुश करें। इनको देखकर स्टार्टिंग में अट्रैक्ट हो जाते हैं कि पैसे मिल रहे हैं, तो मल्टीपल मोनेटाइजेशन सोर्स पे आपकी क्या एडवाइस रहेगी? होते देखो, होता क्या है कि जैसे हम ये सोचते हैं कि अगर एक वेबसाइट पर मल्टीपल एड सोर्स यूज कर लें, या कोई भी मल्टीपल मोनेटाइजेशन हम यूज करते हैं, तो उसका हमें प्रॉफिट होता है। ये एक जनरल थिंकिंग है लोगों की। ठीक है, उसमें आपका हो सकता है कि मैं मान लूँ कि आप गेस्ट पोस्टिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, और कुछ साइड बार लिंक्स वगैरह बेच रहे हो, वो अलग चीज़ है, उसमें आपको हो सकता है। लेकिन अगर एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हो, कि मैं एडसेंस की भी ऐड यूज़ कर रहा हूँ, और मैं ये सोचूँ कि उसके साथ में कुछ और भी ऐड लगा लूँ, तो इवेंचुअली होगा क्या कि जो मेरे क्लिक्स ऐड पे आ रहे थे पहले एडसेंस वाली पे, वो कहीं और जा रहे हैं, तो बट तो आधा आधा ही रहा है। अंत में प्रॉफिट तो कम ही होना है। आप बेसिकली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ठीक है, मोनेटाइजेशन स्कीम से। हाँ, आप क्या कर रहे हो कि आपके एक सोर्स से 100 रुपये आ रहे हैं, आप 2 सोर्स बना रहे हो जिससे 50 रुपये आने लगे, तो आपको लगता है कि अकाउंट में 2 बार क्रेडिट हुआ, लेकिन पैसा उतना ही आ रहा है। इसलिए हम लोग खुद का पैनल प्रोवाइड करते तो हैं एंड आप अपने स्ट्रेटेजी के अराउंड इसे यूज कर सकते हो। बिल्कुल खुद का पैनल है, खुद आप कुछ भी चाहें वो पुश करेंगे। आप अपने यूजर बेस को समझते हैं, आप अपनी वेबसाइट को समझते हैं कि आपका यूजर बेस जो क्रिएट हुआ हो किस तरह के आर्टिकल से क्रिएट हुआ है, ठीक, कौन कौन से स्टेट से आपके लोग हैं, किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपके लोग हैं, तो आप पुश करोगे तो आप सोच सकते हो कि हाँ मैं ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल पुश करूँ या ना, तो वहाँ तो वो सब कुछ पुश कर देंगे। अब जैसे अब कोई रिजल्ट का आर्टिकल पुश कर रहा है, लेकिन एक आदमी जो है जो 35, 40, 45 साल का आपका सब्सक्राइबर है, उसका रिजल्ट कहाँ से आएगा? वो देखेगा जैसे उसके फोन में पॉपअप आया रिजल्ट का, अरे कहाँ से रिजल्ट आ गया, क्लिक करेगा, देखेगा ये तो फेक था, क्योंकि उसके लिए तो है नहीं, वो तो अनसब्सक्राइब कर देगा। हाँ, मोनेटाइजेशन कंपनीज तो बहुत उल्टे सीधे नोटिफिकेशंस भेजती हैं एंड वो बहुत खराब इफेक्ट डालते हैं आपकी ऑडियंस पर। गैम्बलिंग के रहते हैं, और उनका जो मेरे एक दोस्त ने एक्सपेरिमेंट किया था कि सब्सक्राइब करके देखा, और फिर खुद ही सब्सक्राइब करके देखा, और देखा कि ये भेज क्या रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो ज़्यादातर इस तरह के एड्स भेज रहे हैं कि यूर फोन है 2 GB ऑफ जंक फाइल्स एंड all, तो लोगों को क्लिक करना ही पड़े। उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए तो मोस्टली मिसलीड ही तो भेजते हैं। वो तो है ही, पूरा मिसलीड ही रहता है। आप अपनी ऑडियंस को बेटर समझोगे। बिल्कुल वही ना, कि अगर आप अपना खुद का ही एक बेस बना रहे हैं, तो वो आप ही यूज करें तो बेटर है। तो इसलिए यही है कि सेल्फ हॉस्पिटल जरूरी है। तो कभी ये हुआ कि अब मैं वापस घूम के फिरती नहीं है तो गलत हो गया, फिर से अपना लारा पे ही सेटल। अब आप वापस आ रहे हो लारापुस पे, तो सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे मेन चीज तो यही है कि आपका खुद का है सब कुछ, ठीक है। अब खुद का है तो उसमें भी है ना कि अब मेरे पास इस चीज की कोई हेडेक नहीं है कि आज मैंने एक भी नोटिफिकेशन पुश नहीं की, लेकिन वहां से 3-4 हो गए जिसका मुझे आइडिया नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, अगर मेरी वेबसाइट से गेन हो रहे हैं तो मैं 2 महीने में तो छोड़ता नहीं, तो मेरे हैं 2 महीने तक बैठे हैं वहाँ पे। लेकिन अगर वहाँ पे 2 महीने से कैलकुलेट हो रहा है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ रहा है,
तो 10 लाख के वो हुए हैं तो बचेंगे मुझे 4-5। तो फिर एक तो ये मेन चीज़ होती है, दूसरा तो सपोर्ट तो है, ठीक है। ऐसे तो मुझे आई2 में मतलब मैंने कहीं कॉन्टेक्ट नहीं किया, लेकिन वही है कि मेरा जहाँ पे एक्सपीरियंस है तो वो बताऊंगा। तो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ है लगा उसके साथ, तो यहाँ की सपोर्ट मुझे अच्छी लगी, जैसे मैं समय पर अपग्रेड भी आते रहते हैं। हाँ, हमारी मेन प्रायोरिटी ही कस्टमर को हाँ खुश जी, रखना है, क्योंकि एक स्ट्रांग कंपनी और कम्युनिटी हैप्पी कस्टमर से ही बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ है ना कि कस्टमर खुश है तो सब खुश है। अभी रिसेंटली एमपीएनआरसी थोड़ी डाउन हुई, तो आप अर्निंग एंड ट्रैफिक को कंसिस्टेंट कैसे रख रहे हो? नहीं नहीं हुआ ये था कि जैसे एमपेनआर से जब डाउन हुई, ठीक है, तो उसके बाद जब एमपेनआर से डाउन हुई थी 18 नवंबर को, 18 नवंबर को हुई थी, और लगभग मेरे ख्याल से 28-29 नवंबर को डीएमईआर कर गई थी। डीएमईआर आ जाना बोल रहे, सेम ट्रैफिक उठा दिया दोनों ने, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और भी अच्छा। आती रही, तो वो दिक्कत नहीं थी कि ट्रैफिक वाला कोई समस्या हो। हाँ ये है कि एमपेनआरसी के साथ तो और डीएमईआर जैसा, एमपीआर जो डीएमईआर कंपेरेबल थी। डीएमईआर के बाद कोई भी एक्सपर्ट इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी अच्छा। डोमेन नहीं आई है जिन्होंने इस लेवल पे कमाया। तो इसलिए ये था कि हाँ ट्रैफिक उस लेवल का तो नहीं था, लेकिन ये है कि उसका 30-40% तो फिर भी था, लेकिन प्रॉब्लम वही थी मेन। सैमरस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ट्रैफिक बहुत ही जरूरी फैक्टर है रैंकिंग के लिए, तो आप हाँ पुश नोटिफिकेशन से रैंकिंग इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे? देखो इस तरह से होता है कि डायरेक्ट ट्रैफिक गूगल को अच्छा लगता है, ठीक है, और आपका खुद का पैनल है, खुद आप वहां से पुश करें तो ट्रैफिक डायरेक्ट ही है आपका सारा। तो उसमें ये रहता है कि अगर कोई आर्टिकल आप पोस्ट करते हैं वो ज़्यादा कम्पिटिटिव है, रैंक वैंक नहीं कर रहा है, तो उसको हम पुश करेंगे पैनल से, डायरेक्ट ट्रैफिक आएगा। अब डायरेक्ट ट्रैफिक आता है तो गूगल देखता है कि ये टॉपिक है जो पोस्ट हुआ है, ट्रेंडिंग भी है, ठीक है। और क्योंकि गूगल हर किसी को ट्रैक करता है, आप अपनी वेबसाइट पे चाहे कुछ भी यूज मत करो गूगल का, ठीक है, लेकिन सर्च इंजन तो उन्हीं का है, ठीक है, कुछ ना वेब मास्टर तो उन्हीं का है, एनालिटिक्स तो उन्हीं का है, तो उनको पता रहता है कि क्या आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, क्या नहीं आ रहा, और उनको ये लगता है कि डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है। अब पुश पैनल का सोर्स गूगल डिटेक्ट नहीं कर सकता कि डायरेक्ट का क्या ही सोर्स होता है। तो डायरेक्ट ट्रैफिक जब आता है तो आपकी रैंकिंग पुश हो जाती है। हाँ, ये डिस्कवर में भी हेल्प करता है। डिस्कवर में तो होता ही है। नहीं, रैंकिंग में होता ही है। होता क्या है कि जब कोई आर्टिकल डिस्कवर में आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रैंक करने लगता है। डायरेक्ट ट्रैफिक से आपका एफर्ट मोस्ट ऑफ टाइम 5x to 10x भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट ट्रैफिक तो हेल्प करता ही करता है। बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे वेबसाइट्स पकड़ नहीं करते, जिन पे न्यूज़ वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगर आपके पास एक पैनल है और आप एक बढ़िया रियल टाइम लेके आ सकते हो पुश करके डायरेक्ट से, तो धीरे धीरे करके आर्टिकल पुश हो जाता है, ऊपर आ जाता है। आजकल तो सभी यूज कर रहे हैं। अब जितने भी देखोगे तो एक्सपर्ट डोमेन वालों का तो काम ही है कि पैनल से ट्रैफिक भेज रहे हैं और ऊपर आ जा रहे हैं। और इससे अच्छी खासी ट्रैफिक आ जाती है, तो आप कैसे हाँ, यूज करते हो पुश नोटिफिकेशन? स्टार्टिंग में सेंड करना, रैंक करके सेंड करना, या कोई और स्ट्रेटेजी आपकी? देखो स्टार्टिंग में ही पुश देना नहीं होता। पहली चीज होती है कि सीधे वेबसाइट इंडेक्स वार हमने पुश कर दिया, तो उसमें भी गूगल को थोड़ा शक लगता है क्योंकि थोड़ा बहुत तो हो, कुछ तो हो। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि पहले वेबसाइट रैंक करे, थोड़ा कुछ दिन ट्रैफिक उठाए, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको पुश करना स्टार्ट करें। हाँ, सबकी अपनी अपनी तो स्ट्रेटेजी होती है, डिपेंड करता है आप रैंकिंग ओरिएंटेड वर्क कर रहे हो या डिस्कवर ओरिएंटेड। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ इंप्रूवमेंट जो आपको लगता है कि हमें करना चाहिए? देखो पैनल सारा सही है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। एक हाँ, और बस एक अच्छा। अगर कोई चीज़ ऐड, जैसे मैं अभी काफ़ी टाइम बाद वापस आया हूँ, हो सकता है हो वो चीज़ मुझे ना भी पता हो, ठीक है, तो सेगमेंट में अगर क्रिएट करने का कोई ऑप्शन आए हमारे V3 वर्जन में तो उसमें, ऑलरेडी सेगमेंटेशन आ चुका है विद ऑल एडवांस फीचर। अच्छा वही तो, हाँ मेरा अभी अपडेट नहीं हुआ। तो क्योंकि सेगमेंट बहुत ज़रूरी रहता है ना, कि बार बार आपको डेट्स वगैरह से ना खेलना पड़े, बार बार आपको फिल्टर्स ना डालने पड़े। अभी बहुत सारे डाटा टैग्स के साथ सेगमेंटेशन आ चुका है हमारा, और हम हाँ लोग ये इंश्योर करते हैं कि कंपटीशन में हमेशा आगे रहें। बिल्कुल, तो वही ना, कंपटीशन में बने रहना है तो लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ आनी चाहिए, और वो आता ही है। और जैसे कि अभी 3 वेबसाइट हम ऐड कर चुके हैं, तब से हमने दोबारा ज्वाइन किया है, हम्म। और अब जितने बनाते रहेंगे डालते रहेंगे। अच्छा, अपना 12 साल में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, एक्सपायर्ड डोमेन्स, रैंकिंग, डिस्कवर और भी बहुत चीजें। तो कुछ स्ट्रेटेजी जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें? असली स्ट्रेटजी तो ये है, देखो एक्सपर्ट डोमेन के चक्कर में घर मत बेचो। लोगों ने लिटरली अपने घर बेच दिए हैं,
लोगों को क्या लगता है कि एक्सपायर डोमेन का ऐसा है कि मैंने खरीद ली, मैंने उस पे आर्टिकल डाले, वो तुरंत रैंक करेगी, मैं नेक्स्ट मंथ मेरे 10-15 लाख रुपए घर पे गिरे होंगे। ऐसा नहीं होता। एक्सपायर डोमेन्स का क्या रहता है कि जिनके पास बैकअप है वही कर रहे हैं अब तो। क्योंकि एक-एक डोमेन 20-20 लाख का आ रहा है। छोटे-छोटे डोमेन 6-6, 7-7 लाख के बिक रहे हैं। और उनमें से अब ये मानो अगर बढ़िया से बढ़िया रिसर्च करके हम लोग तो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, लेकिन हम भी अगर ये मानो कि कोई 4-5 डोमेन खरीदते हैं तो एक चलता है। और वो भी 4-5 महीने ही चलता है, फिर गूगल पकड़ लेता है उसको। तो लोग क्या करते हैं, हाँ, ये नहीं सोचना है, मैं तो बिगिनर्स को ये बोलूँगा कि ये नहीं सोचना है कि सीधे कहीं न कहीं से एक एक्सपायर डोमेन उठा लेनी है, कैसे भी करके उठा लेनी है। मैं देख रहा हूँ गोडैडी ऑप्शंस में ऐसे नकली-नकली डोमेन्स, जिनकी रेफरिंग डोमेन्स 4-5 हैं और वो 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर के बिक रहे हैं। तो लोग पागल हो रखे हैं उनके पीछे। तो वो चीज़ गलत है। तो बिगिनिंग करनी है, अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सपायर डोमेन ही चाहिए, तो expiredomains.net पे जाओ, फ्री में आपको बहुत सी डोमेन्स मिल जाएँगी। वहाँ से देखो कौन-सी के लिंक है, उनको रजिस्टर करो, खराब लिंक है उनको डिसअवॉव कर दो, केवल जो अच्छे लिंक है उनका बेनिफिट ले लो। तो स्ट्रैटेजी हमेशा 6 महीने से ही होना चाहिए कि ये मान के चलना चाहिए आज मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो 6 महीने में ये वेबसाइट कमा के देगी। जब से एक्सपायर डोमेन आई है लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है पूरी कि नहीं मेरे को तो इसी महीने पैसा चाहिए। तो वो बहुत गलत है, बहुत गलत मैसेज गया है एक्सपायर डोमेन का। हाँ, ब्लॉगिंग तो हमेशा लॉन्ग टर्म बिजनेस ही रहा है। तो आप कुछ रैंकिंग स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ टिप्स देंगे आप? रैंकिंग का तो देखो यही है कि स्टार्टिंग अगर आप करते हो तो मैं तो ये कहूँगा कि 40-60% रखना चाहिए कि 40% आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स कवर करने चाहिए और 60% आपको लॉन्ग टर्म टॉपिक्स करने चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या रहता है कि अगर मैंने वेबसाइट स्टार्ट करी है, मैंने उस पे आर्टिकल पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए डेली के 5। अब 5 आर्टिकल पोस्ट तो हो रहे हैं लेकिन वो रैंक कहीं नहीं कर रहे और मैं उनको पाँचों को करूँ ट्रेंडिंग। 2 दिन बाद उनका ट्रेंड खत्म, मतलब वो वेस्ट हो गया, मेरा पैसा भी वेस्ट हो गया, उनसे कोई ट्रैफिक भी नहीं आएगा क्योंकि वेबसाइट स्टार्ट ही हुई है, वो रैंक नहीं कर रही। तो इसलिए 60% मतलब 60% जो हमें आर्टिकल्स होंगे वो तो ऐसे रखने हैं जो लॉन्ग टर्म में काम आएँगे। हमें 40% ऐसा रखना है कि जो क्या पता रैंक कर जाए, किसी स्ट्रैटेजी से रैंक कर जाए, एक आर्टिकल भी कहीं फँस जाए। तो उस चक्कर में 40% जो रहेगा वो हम अपना ट्रेंडिंग कवर करेंगे। तो उससे ये रहेगा कि इंस्टेंट ट्रैफिक आने के थोड़े चांसेस मिल जाएँ। लेकिन ये है कि रेशियो बना के रखना है, तो टोटली ट्रेंडिंग हमें कवर नहीं करना होता। हाँ, इससे आप एक सेफ साइड पे आ जाते हैं कि आपके पास एटलीस्ट लॉन्ग टर्म आर्टिकल्स रहेंगे हमेशा। आई होप हमारी ऑडियंस ने भी बहुत सारा नॉलेज अब्सॉर्ब किया होगा आपके एक्सपीरियंस से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस जी। सेशन। हैव अ नाइस डे।